हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो फ्राइडे को हमने जो वीडियो किया था उसका कंटिन्यूशन और पार्ट 2 की तरह ही समझ लीजिए। फ्राइडे की वीडियो 50 मिनट्स की थी जिसमें हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को पढ़ा था, इसलिए उसका सेकंड पार्ट मैंने बनाया है जो कि है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा और समझ गए होंगे कि आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूँ एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, अगर आपने मेरा फ्राइडे का वीडियो नहीं देखा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का वीडियो नहीं देखा है, तो पहले आप वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वहां मैंने समय लेकर अच्छे से पूरे पैटर्न को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हम उसको रिवर्स एंगल में देखने वाले हैं और मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ रखूंगा, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा जो मैं फ्राइडे में गया हूँ। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ्राइडे का वीडियो देखिए और उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि ये पैटर्न कैसे वर्क करता है और आप किस तरह इसे ट्रेड में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पिक्चर देख लीजिए इस पैटर्न की। आपको आपके स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही होगी इस पैटर्न की। मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हेड एंड शोल्डर, कुछ इस तरह का था, और आज हम पढ़ रहे हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर जो कि इस तरह से है। उसी पैटर्न का रिवर्स हो गया है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्यों कहते हैं इसे, मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ नए व्यूअर्स के लिए जो आज ही डायरेक्ट वीडियो वाली वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, हम इसे कंपेयर करते हैं ह्यूमन बॉडी से, इंसानों के जैसा शरीर होता है उससे कंपेयर करते हैं, इसलिए इसका नाम हेड एंड शोल्डर रखा है। सो ये कंसीडर हम करते हैं हेड। ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर। ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। इसलिए इस पैटर्न का नाम हमने रखा है हेड एंड शोल्डर। अब इस पैटर्न को हमने कर देना रिवर्स, तो ये हमारा बन गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। दैट मींस सेम पैटर्न इन रिवर्स पोजीशन। सो यहाँ पे ये हेड हमारा अब नीचे आ गया। ये समझ लीजिए कि इंसान को उल्टा टांग दिया और ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जिस तरह से हम चार्ट को सामने की तरफ देखेंगे, हमारा हो गया लेफ्ट शोल्डर। ये वाला हो गया हमारा राइट शोल्डर। तो ये पैटर्न हमारा बन गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ओके दोस्तों। दोस्तों, आपने बेसिक फॉर्मेशन तो समझ ली कि बेसिक फॉर्मेशन क्या होती है इस पैटर्न की। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और वहां पर हम इसको ड्रॉ करते हैं पैटर्न को और समझते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी और इसके की पॉइंट्स क्या है इस पैटर्न के। ओके, तो ये कुछ कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहलाता है। इसी तरह से हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लीजिए, ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है, ये पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न मतलब क्या होता है? रिवर्सल पैटर्न मतलब होता है कि कोई एक ट्रेंड चलता आ रहा है, जैसे यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, मतलब स्टॉक या इंडेक्स में गिरावट है, बाजार ऐसे नीचे 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 गिरता 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 आ रहा है, और जब ये पैटर्न बनता है तो उसके बाद वो रिवर्स करके ऊपर की तरफ निकलने लगता है, तो उसे कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। दैट मींस ये मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए सक्षम है, उसको रिवर्स करते टाइम बनता है, तो इसलिए हम इसे रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। फ्राइडे की वीडियो में मैंने समझाया था कि हम 3 तरह की साइकिल होती है, 4 साइकिल्स होती है एक्चुअली स्टॉक की। एक होती है एक्यूमुलेशन, फिर होता है मैनिपुलेशन, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होता है डिक्लाइन। मैं एक बार फटाफट से ब्रीफ कर देता हूँ ये सब पैटर्न, ये सब फेसेस क्या होते हैं, ताकि आप इस पैटर्न में समझ सकें ये पैटर्न किस फेस में बनता है। सबसे पहले आता है एक्यूमुलेशन। जब जब बड़े फंड्स होते हैं, स्मार्ट मनी होती है, एचएनआईज वगैरह होते हैं, उनको उनको यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे स्टॉक का राइट प्राइस दिखता है, वो कहते हैं कि दिस इज द राइट प्राइस, यहीं पे हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज होते हैं कैलकुलेशन लगाने के लिए
कि एक स्टॉक का राइट प्राइस क्या होना चाहिए और किस किस स्टॉक में मोमेंटम आ सकती है, तो वो एक्यूमुलेट करते हैं। फिर स्टॉक थोड़ा ऊपर निकलता है, फिर उसके बाद आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब जब स्टॉक ऊपर निकल जाता है तो उस टाइम पे लोग उसकी बात करने लग जाते हैं कि स्टॉक बहुत बढ़ गया, काफी ऊपर निकल गया, यहाँ पे एफआईआई ने खरीदारी करी है, यहाँ पर इस बड़े फंड ने खरीदारी करी है, यहाँ पर इस बड़े इन्वेस्टर ने खरीदारी करी है, यहाँ वॉरेन बफे ने लिया है इसे, झुनझुनवाला ने लिया है इसे। ऐसी ऐसी न्यूज पे बातें होती हैं। देखिए वो लोग तो पहले ही ले चुके हैं, अब उन्होंने कब लिया था, किस प्राइस पे लिया था, यू नेवर नो। आपको इतना पता है कि उन्होंने लिया है, उनका हिस्सा है। तो इससे पब्लिक मैनिपुलेट होती है और फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन आता है और स्टॉक एक नई दौड़ लगाता है। अब ऐसा नहीं है कि एक दौड़ है, ये कई चरणों में हो सकता है, एक्यूमुलेशन कई चरणों में हो सकती है, मैनिपुलेशन कई चरणों मतलब कई कई बार ट्रेंड में हो सकती है। तो मैं बट इनको एक एक्यूमुलेशन और एक मैनिपुलेशन ऐसे गिन ले हम, चाहे 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, 6 बार हुआ है, 20 बार हुआ है मैनिपुलेशन, और हो सकता है किसी स्टॉक में लाइफ टाइम होता रहे क्योंकि स्टॉक इतना स्ट्रॉन्ग हो, तो मैं वो नहीं कह सकता आपको, बट ये साइकिल है। सो पहले एक्यूमुलेशन साइकिल हो गई जहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, पहले एक्यूमुलेशन साइकिल हो गई, यहाँ पे निकल रहा है तो यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर खरीद रहे हैं इसको, ये हो गया एक्यूमुलेशन। फिर उसके बाद स्टॉक निकला ऊपर को और फिर और खरीदारी हुई, ये हो गया मैनिपुलेशन, जहां आम जनता भी आ गई इसके अंदर और टीवी वगैरह में उसका नाम आया लग गया। फिर इसने एक और दौड़ लगाई और फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जितने लोगों ने, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ कहीं पे खरीदा है, वो अब अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वो अब स्टॉक से निकल रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। उस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब सारा माल खत्म हो गया, जिसने जो बेचना था बेच दिया, उसके बाद शुरू हो जाता है आपका डिक्लाइन फेज और अपने राइट प्राइस पे स्टॉक वापस आ जाता है। तो इस तरह से 4 फेजेस होते हैं, एक साइकिल होती है स्टॉक की। अब उसका राइट प्राइस वापस वही हो सकता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए पे चला, यहाँ पर ये 150 का था, यहाँ तक ये 200 का हुआ, और ये वापस 100 रुपए पे आ सकता है, या फिर 150 पे ही दोबारा लोग खरीदारी शुरू कर दे, दोबारा इस कंपनी की वैल्यू अपने आप में इतनी बढ़ जाए, या ये 120 आ सकता है, 100 से नीचे जा सकता है कि बिल्कुल ही खत्म हो गया शेयर, कंपनी की वैल्यू खत्म हो गई। तो बहुत कुछ भी हो सकता है। डिक्लाइन फेज कितना भी लंबा हो सकता है, एक्यूमुलेशन फेज कितना भी लंबा हो सकता है, 200 से 500 भी हो सकता है, ये वो नहीं कहा जा सकता। बस बट मोटे मोटे ये 4 से 5 फेजेस होते हैं दोस्तों। जिसने जिसने खरीदा है उसने कभी तो प्रॉफिट बुक करना ही है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है या फंड हाउसेस हैं, वो भी तो पब्लिक का पैसा ही लगाते हैं, उनको पब्लिक को प्रॉफिट तो देना ही है। प्रॉफिट कैसे देंगे वो, जब वो जो खरीदा है उसको बेचकर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी होना बहुत जरूरी है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, मैंने बताया था आपको, हमारा जो प्रीवियस पैटर्न था हेड एंड शोल्डर, वो इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बनता है, जब जब शेयर में बिकवाली शुरू होती है। और जो हमारा आज का पैटर्न है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, वो बनता है एक्यूमुलेशन फेज में। मतलब यहाँ पे स्टॉक में एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। दैट मीन्स ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब स्टॉक को खरीदा जा रहा है। एक्यूमुलेशन, आप बोलेंगे सर किसी ने खरीदना तो ऐसे सीधा क्यों नहीं खरीद लेता है, सीधा ऐसे ऊपर क्यों ले जाता है, ये इतना ऐसे ऐसे करने की क्या जरूरत है। दोस्तों एक्यूम जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं वो, या बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एक साथ सारा माल नहीं खरीद सकते। अगर वो एक साथ, क्योंकि वो कई 100 करोड़ों रुपए में खरीदते हैं, मिलियन डॉलर्स की डील होती है, अगर वो एक साथ सब कुछ खरीदेंगे तो वहां पे दिख जाएगा, प्राइस रॉकेट हो जाएगा स्टॉक का और सबको पता चल जाएगा। और वो कभी नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि हम खरीद रहे हैं और कोई हमें फॉलो करके उसी टाइम खरीद ले। वो तो चाहते हैं कि लोग तब खरीदे जब हमें बेचना हो, ताकि हम अपना प्रॉफिट बुक कर कर लोगों को वो महंगा शेयर चीप सके। तो वो इसी तरह से खरीदते हैं, थोड़ा सा खरीदेंगे फिर रुकेंगे, फिर थोड़ा सा खरीदेंगे फिर रुकेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप खरीदते हैं। तो उस जो प्रोसेस को कहते हैं एक्यूमुलेशन प्रोसेस। और जो हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पढ़ रहे हैं, दैट कम्स अंडर द एक्यूमुलेशन प्रोसेस। और हमें कैसे पता चलता है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है,
और हमें कैसे पता चलता है कि ये बड़े-बड़े फंड हाउस, एचएनआईज़ और फॉरेन इन्वेस्टर्स अब पैसा लगा रहे हैं? हमें चार्ट पर वो पैटर्न देख के पता चलता है और उनमें से एक पैटर्न जो ये काम बहुत ही बेखूबी से करता है, बहुत बढ़िया करता है, वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। चलिए इसकी साइकोलॉजी समझते हैं, इसकी साइकोलॉजी क्या बनती है। एक स्टॉक गिरता, 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 गिरता आ रहा है और गिरते, गिरते, गिरते यहाँ पे आ गया और यहाँ कहीं पर सपोर्ट लिया। दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है मैं सिखा चुका हूँ। आपको नहीं पता है तो मेरी वीडियो देखिए, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो। यहाँ पे सपोर्ट लिया तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन गया। यहाँ पर कुछ सपोर्ट का मतलब यही है कि वहां पे बाइंग हो रही है, कोई खरीदारी हो रही है। तो यहाँ पर कुछ बाइंग आई जो स्टॉक को ऊपर लेकर गई और एक प्राइस पे पहुंचने के बाद स्टॉक में दोबारा सेलिंग आ गई और ये लेवल बन गया रेजिस्टेंस। अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं जानते हैं तो कोई पैटर्न पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के कोई पैटर्न कोई भी आपको कुछ भी नहीं समझा सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल इन द स्टॉक मार्केट, इन द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सीखनी है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना कुछ नहीं सीख सकते आप। नहीं पता है, पता भी है अच्छे से नहीं पता है, पता है लेकिन समझ में नहीं आता है कैसे यूज करें, तो मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो देखिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक डाउन मूव आया, जो डाउन मूव चल रहा था वो कंटिन्यू हुआ, एक बाइंग हुई, एक अप मूव आया। इससे हमारा क्या बन गया, इससे हमारी फॉर्मेशन हुई लेफ्ट शोल्डर की। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग हुई है बड़े इन्वेस्टर्स के थ्रू, तभी स्टॉक में एक मूवमेंट आई है। बट मैंने आपको बताया था कि वो एक साथ तो बाइंग करते नहीं है, वो तो छोटे छोटे हिस्सों में बाय करते हैं। उनके छोटे हिस्से भी हमारे लिए बहुत बड़े होते हैं, तो उनके लिए छोटे होते हैं। तो ये लेफ्ट शोल्डर, एक लेफ्ट शोल्डर फॉर्म हो गया इस तरह से। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब स्टॉक यहाँ पे आया तो लोगों ने खरीद सेलिंग शुरू करी, क्योंकि ये स्टॉक गिरता हुआ आ रहा है तो लोगों को सेलिंग का मौका चाहिए। लोग कह रहे हैं सेल ऑन राइज है। जो स्टॉक बहुत ऊपर से गिरता गिरता आ रहा है तो वहां पे जब भी उछलता है तो लोग सेल करते हैं। इस बार सेल किया और लोगों को लगा था यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार बाइंग आई थी, बट इस बार रुका नहीं, इस लेवल को तोड़ दिया। इस लेवल को तोड़ने से लोगों को और विश्वास हो गया कि अभी सेलिंग कंटिन्यू है, अभी सेलिंग खत्म नहीं हुई है। तो लोगों ने और जैसे तोड़ा, लोगों ने और सेलिंग करी और नीचे डीप ले गए इसको। ये जो डीप एरिया बना, ये बन गया हेड। दोस्तों मैं साथ साथ आपको फॉर्मेशन भी सिखा रहा हूँ इसकी। ये लेफ्ट शोल्डर है हमारा, ये बन गया हेड। अब मैंने बताया था ना आपको कि वो लोग पता ही चलने देते कि वो कहाँ पे बाय कर रहे हैं, जो बड़े फंड्स होते हैं। तो उन्होंने यहाँ तो बाय नहीं किया, लेकिन थोड़ा नीचे आने के बाद उन्होंने दोबारा बाइंग शुरू कर दी, जिससे इसमें एक उछाल आया और ये और उस लेवल तक गया जहां से पिछली बार गिरा था। लोगों ने पिछली बार यहाँ पे सेल करके पैसा कमाया था और जिन्होंने नहीं कमाया था वो भी वेट कर रहे थे कि यहाँ पे दोबारा आए तो सेल करेंगे। तो यहाँ दोबारा सेलिंग शुरू हुई और नीचे आया दोबारा इस तरह से। जहां पे ये रुका, सपोर्ट लिया, वो बन गया हमारा राइट शोल्डर। जो बड़े फंड्स है ना, वो हर थोड़ी 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 देर में खरीद रहे हैं, हर थोड़ी थोड़ी जगह खरीद रहे हैं। यहाँ थोड़ी बड़ी खरीदारी करी, बाकी हर जगह खरीद रहे हैं और उनकी कहीं ना कहीं खरीदारी पूरी होने वाली है। अब वो चाहते हैं कि ये स्टॉक बाहर निकले और एक अब इन्हें प्रॉफिट बना के दे, इस एरिया से, एक्यूमुलेशन जोन से बाहर निकले। तो अब उन्होंने दोबारा एक खरीदारी शुरू करी हमारे राइट शोल्डर से। आर एस लिखता हूँ, एल एस लिखता हूँ और हेड तो हेड ही है। एल एस मतलब लेफ्ट शोल्डर, आर एस मतलब राइट शोल्डर। यहाँ से खरीदारी करी और इस बार लोगों ने दोबारा जब सेल किया तो इस बार लोगों को नीचे नहीं जाने दिया प्राइस और सीधा ऊपर ले गए और यहाँ पर प्राइस हमारा निकल गया। तो इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरा हुआ जब उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर कर ऊपर ले गया। अब रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे इतनी बड़ी मूवमेंट क्यों आई, क्योंकि
जिन लोगों ने यहाँ सेल किया था, जिन लोगों ने दोबारा यहाँ सेल किया था, जिन लोगों ने यहाँ सेल किया था, यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया, यहाँ सेल किया था, यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया, यहाँ सेल किया था, यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया, इन एरियाज में उन सब के स्टॉप लॉस हिट हो गए। उन सबको अब सेलर से बायर बनना पड़ गया। ये सेलर्स बायर कैसे बनते हैं? प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी को मैंने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं चाहूंगा आप देखें और सीखे प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। मैं वीडियो आई बटन में आपके लिए डाल दूंगा। तो सेलर्स बन गए बायर, और बायर्स यहाँ तो पहले से ही थे, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वैसे ही हम जैसे लोग रिटेल ट्रेडर्स वो भी वेट कर रहे थे कि ब्रेकआउट हो, ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हो, हमने ही बाइंग शुरू कर दी। सो मल्टीपल बाइंग की वजह से स्टॉक अब नए हाई बनाने के लिए निकल गया। मतलब स्टॉक में जो गिरावट का ट्रेंड था अब वो बदल जाएगा, अब वो तेजी के ट्रेंड में बदल जाएगा। डिक्लाइनिंग फेज से अब वो अपवर्ड फेज में निकल जाएगा। एक्यूमुलेशन खत्म हो गई, अब ये आगे जाएगा। चाहे हो सकता है कि और एक्यूमुलेशन हो, अभी फंड्स ने और खरीदना हो, या हो सकता है कि अब मैनिपुलेशन हो, या कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन एक बार तो स्टॉक यहाँ से निकल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये पैटर्न पूरा होता है। आप इसकी साइकोलॉजी समझे होंगे। अगर आपने मेरा फ्राइडे वाला वीडियो देखा है, इसका हेड एंड शोल्डर वाला वीडियो देखा है, बड़े भाई वाला बड़ा भाई तो नहीं कहूंगा, दोनों बराबर के ही भाई हैं, अलग अलग जगह काम आते हैं। हेड एंड शोल्डर डिस्ट्रीब्यूशन फेस में बनता है, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक्यूमुलेशन फेस में बनता है। तो दोनों का अपना रोल है फेसेस के अंदर। तो अगर आपने वाला वीडियो देखा है तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सेम साइकोलॉजी है। उस साइकोलॉजी में बायर्स हार रहे हैं, इस साइकोलॉजी में सेलर्स हार रहे हैं। सो देखिए, बायर और सेलर में से एक को तो हारना पड़ता है, तभी स्टॉक में नया मूव आता है। जब तक दोनों लड़ते रहेंगे तो स्टॉक एक रेंज में ही फंसा रहेगा। सो हम आगे चल के समझते हैं कि हम इस जो पैटर्न है इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस। ठीक है, सिंपल है एंट्री। जो यहां से स्टॉक आया, स्टॉक ने एग्जिट किया और कहीं पर एक कैंडल क्लोज करी। समझ लीजिए ये एक कैंडल क्लोज करी। कैंडल स्टिक पता होंगे दोस्तों आपको, नहीं पता होंगे मैंने वीडियो बना रखी है कैंडल स्टिक के ऊपर। अब जाइए वो मेरी वीडियो देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि कैंडल स्टिक क्या होते हैं। मैं पहले इसको निकाल देता हूं। तो यहाँ से स्टॉक ने, जब तक ये रेजिस्टेंस एरिया है जब तक इसको पार नहीं करेगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो गई ग्रीन कलर की। कई लोग ये कैंडल क्लोज होने से पहले ही घुस जाते हैं, तो वो मैं सलाह दूंगा कि वो चीज ना करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर रेजिस्टेंस पे ऐसा होता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार होगा कि कैंडल ऐसे ऊपर जाएगी, नीचे आएगी और क्लोज यहाँ पे नीचे करेगी रेड में, और तब वो एंट्री आपकी गलत हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सो ऐसा ना करें। जो तरीका वैसे ये है कि आप कैंडल को क्लोज होने दें। कई लोग कैंडल क्लोज हो जाती है तब एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर, वो भी ठीक है, क्योंकि क्लोज होना मतलब एक कंफर्मेशन है कि ब्रेकआउट आ गया है। दूसरे लोग ऐसे एंट्री करते हैं कि क्लोज होगी, क्लोज होते ही जो इसका टॉप है, क्लोजिंग या फिर टॉप है, वो जैसे ही पार होगा नेक्स्ट कैंडल से, जब उसको नेक्स्ट कैंडल उसको पार कर रही होगी, तो लोग एंट्री करते हैं। यह भी अच्छा तरीका है। या एक तीसरा तरीका है कि जब ये क्लोज हुआ, यहाँ पे कैंडल्स बनी, फिर एक बार रिट्रेसमेंट आई, कैंडल्स नीचे आने लगी, जब वापस यहाँ पे सपोर्ट लेकर दोबारा ऊपर निकलने लगेगी तब एंट्री ले सकते हैं। तो तीन तरह की एंट्री होगी। पहली एंट्री बहुत रिस्की और रिकमेंडेड नहीं है, कि जैसे ही क्रॉस कर रहा हो वैसे ही एंट्री कर लो। उस एंट्री में क्या हो सकता है कि फेक क्रॉसिंग बहुत बार होती है। कैंडल ऊपर जाती है, सेलिंग आ जाती है, और कैंडल नीचे आके क्लोज होती है, तो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ जाता है। दूसरा तरीका होता है, कैंडल ऊपर गई, क्लोज हो गई, तो आपने क्लोज होते ही एंट्री कर ली। कैंडल क्लोज होना मतलब एक तरह से कंफर्मेशन है कि ब्रेकआउट हो गया है। कई लोग और कंफर्मेशन का वेट करते हैं, कैंडल ऊपर गई, क्लोज हो गई, जैसे ही ये पार कर रही होगी इस एरिया में एंट्री कर लेंगे। दैट इज ऑल्सो अगेन अ गुड वे, कि एक तो क्लोजिंग हो गई है, जिस प्राइस पे क्लोज हुई है कैंडल उसको प्राइस को भी ऊपर जा रही है, उसको भी पार कर रही है, मतलब इट्स अगेन अ गुड एंट्री। और एक बहुत पेशेंस वाली
अच्छी एंट्री है। मैं जो नए बंदे हैं उनको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह से ही ट्रेड करें वो। इस तरह से कैंडल बन रही है ग्रीन, फिर थोड़ा सा नीचे आया स्टॉक, जिसे रिट्रेस करना कहते हैं। जब यहाँ से दोबारा निकलना शुरू हुआ ऊपर को, तो उस टाइम पे बाइंग आना, उस टाइम पे एंट्री कर ली गई। तो 3-4 मेथड है एंट्री करने के। हम एक मेथड यहाँ पे पकड़ते हैं, जो कि मैं मेथड मानता हूं कि मोस्टली लोग यूज करते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वैसे ही एंट्री हो जाती है। अब एंट्री के बाद आता है स्टॉप लॉस, कि हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। इस ब्रेकआउट कैंडल से पहले एक और कैंडल बनी होगी, वो जो भी कैंडल बनी होगी उसका लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। कुछ बड़े लोग हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं जो लंबा खेलते हैं, 6 महीने 8 महीने के लिए खेलते हैं, उनका स्टॉप लॉस ये जो हमारा राइट शोल्डर है उसके नीचे होता है। लेकिन वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है हम रिटेल ट्रेडर्स के लिए। हमारे लिए यहाँ पर एक कैंडल बनी, फिर अगली कैंडल ने ब्रेकआउट किया, हमने यहाँ पर एंट्री ली, ये हमारी एंट्री हो गई, और हमारा स्टॉप लॉस जो इससे पिछली कैंडल है उससे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि जो ब्रेकआउट कैंडल है बहुत बड़ी बन जाए, ठीक है, तो अब इतने उसके नीचे एक और कैंडल होगी, तो अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं लेंगे दोस्तों, तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। या तो फिर आप इसको इग्नोर कर दीजिए, आप एंट्री करिए ही मत, क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी बन गई है, प्राइस बहुत ऊपर चला गया है, थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा, पॉसिबिलिटी है, कई बार नहीं आता है बट आएगा। तो पहली बात तो एंट्री मत लीजिए, एंट्री के लिए थोड़ा प्राइस को वेट करिए आ जाए, एटलीस्ट जितनी बड़ी कैंडल है उसके हाफ तक आ जाए, तो यहाँ पर एंट्री लीजिए, और स्टॉप लॉस फिर इस कैंडल के नीचे रख दीजिए। और अगर आपने एंट्री ले भी ली है, आपने वेट नहीं किया है, आपने यहीं पे जैसी ये इतनी बड़ी कैंडल क्लोज हुई आपने एंट्री ले ली, तो फिर आपका स्टॉप लॉस तो फिर भी इस कैंडल के नीचे ही बनता है, क्योंकि यहां तक प्राइस नीचे वापस आ सकता है टेस्ट करने, ऊपर जाने से पहले। तो स्टॉप लॉस में ज्यादा वेरिएशन नहीं होगी दोस्तों। स्टॉप लॉस दो तरीके से हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपिटाइट कितना, और डिपेंड करता है कि ब्रेकआउट कैसा हुआ है। अगर ब्रेकआउट एक नॉर्मल कैंडल से, छोटी कैंडल से हुआ है, तो स्टॉप लॉस उससे पिछली जो कैंडल है उसके लो के नीचे लगेगा। सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस तो यही है कि ब्रेकआउट कैंडल के नीचे वाली पिछली कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया जाए। और दूसरा तरीका है कि अगर बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, तो आप उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दें। सो टारगेट की जहां तक बात है, टारगेट फर्स्ट तो मेरी एडवाइस यही रहती है दोस्तों, एटलीस्ट 1:2। मतलब अगर आपने यहाँ पर 10 रुपए का अपना स्टॉप लॉस रखा है, तो आपका टारगेट ऊपर एटलीस्ट 20 रुपए कमाने का तो होना ही चाहिए। जब तक आप रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो मेंटेन नहीं करेंगे, एटलीस्ट 1:2 मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। एटलीस्ट 10 रुपए का 20 रुपए का प्रॉफिट मिलने का वेट करें। 20 का मतलब ये है, यही है कि 20 रुपए पे ही निकले। 19, 19.5, 18.5, 18, 20, 21, 22, 24, कुछ भी, मतलब लगभग लगभग 1.2 तक का वेट करें। और किसी वजह से 14-15 पे जाके 20 तक नहीं गया स्टॉक, 20 रुपए नहीं दिए, 15 रुपए तक प्रॉफिट दिया और वापस घूम रहा है, तो कोशिश करें और पूरे आपके खरीदे हुए प्राइस तक आ जाए, काफी ऊपर जाके, तो फिर ये ना करें कि आप नुकसान दें उस स्टॉक में। आप अपने नेट टू नेट भी निकल सकते हैं, और आपको दोबारा एंट्री का मौका मिले तो तब दोबारा एंट्री कर लीजिएगा। एक बार प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेड को नुकसान में ना जाने दें। अगर नहीं प्रॉफिट दिया है, नेट टू नेट में निकल जाइए। प्रॉफिट दे दिया है, यहाँ पे वेट करा रही है ऊपर, तो वेट कीजिए अपने टारगेट तक जाने का। पहला 1:2, सिंपल। दूसरा जो टारगेट बहुत फेमस है, वो ये होता है, ये आपका राइट शोल्डर से लेकर नेक लाइन। दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस बन रही है, जहां पे बार बार टकरा रहा है, जहां से ब्रेकआउट हुआ है, इसको हम नेक लाइन कहते हैं। द हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन, जैसे हमारी बॉडी में दो शोल्डर है और हेड है जो हमारे शोल्डर को कनेक्ट कर रही है, वो हमारी नेक लाइन होती है, हमारी नेक होती है। तो उसी तरह से इन दो शोल्डर को जो कनेक्ट करती है, लेफ्ट एंड राइट शोल्डर को जो लाइन कनेक्ट करती है, उसको नेक लाइन कहते हैं। तो ये नेक लाइन हो गई हमारी। तो डिफरेंस राइट शोल्डर का नेक लाइन से जो भी डिफरेंस होता है, मान लीजिए ये डिफरेंस 20 रुपए का है, तो आप भी ऊपर टारगेट सेम 20 रुपए ही रख लेते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड टारगेट।
और थर्ड टारगेट जो लोग रखते हैं वो हेड से लेकर नेकलाइन तक का जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए 25 रुपए का डिस्टेंस है, तो ऊपर 25 रुपए का टारगेट भी मिल सकता है। तो ये 3 तरह के टारगेट हैं। पहला टारगेट जो मैं एडवाइस करता हूँ, एटलीस्ट मिनिमम 1:2। दूसरा टारगेट जो सबसे ज्यादा फेमस है और जो इजिली मिल भी जाता है, वो है राइट शोल्डर से लेकर नेक लाइन तक का डिस्टेंस, सेम ऊपर। और जो तीसरा और जो बड़ा टारगेट है, जो कई बार नहीं मिलता है, बट ठीक है, अच्छा टारगेट यही है कि हेड से लेकर नेक लाइन से लेकर टॉप तक ये टारगेट मिल जाता है ज्यादातर। आप इस तरह कर सकते हैं, पहला टारगेट तो आप यही रखें कि राइट शोल्डर से लेकर नेक लाइन तक समझ लीजिए कि ये 15 रुपए यहाँ पे चला है और ये पूरा डिस्टेंस 20 रुपए का है। मतलब ये नेक लाइन से हेड का डिस्टेंस 20 रुपए का है और नेक लाइन से राइट शोल्डर का डिस्टेंस 15 रुपए का है। अगर आपको 15 रुपए का प्रॉफिट हो गया और स्टॉक 15 से ऊपर निकल गया, आप 16 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, तो और आपको चाहते हैं कि मुझे 20 रुपए का मिले, ये वाली डिफरेंस का प्रॉफिट लूं, तो 15 रुपए या 14 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। अगर 20 रुपए तक नहीं जाता है, 16-17 से वापस आ जाता है, तो एटलीस्ट 15, 14 या 15 रुपए लेकर ही आप बाहर होंगे, उससे कम लेकर बाहर नहीं होंगे। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आगे जाकर इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, इस सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा ये। दोस्तों एक चीज और बतानी है मुझे आपको यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है चार्ट की फॉर्मेशन के लिए, इससे पहले कि आप एंट्री लें और स्टॉप लॉस टारगेट प्लान करें, जो डिस्टेंस होता है ये शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर और हेड के बीच में, ये डिस्टेंस एटलीस्ट, ये डिस्टेंस जो ऐसे 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 करके यहाँ तक पहुंचा होगा स्टॉक, ये 7 to 8 कैंडल्स का होना चाहिए। अब कैंडल्स अगर आप 15 मिनट में देख रहे हैं तो 15 मिनट की कैंडल हो गई, आप डेली चार्ट पर देख रहे हैं तो डेली चार्ट पर कैंडल हो गई, आप 1 घंटे के चार्ट पे देख रहे हैं तो 1 घंटे की चार्ट को देख लीजिएगा। तो 7-8 कैंडल बनी होनी चाहिए और सेम डिफरेंस यहाँ भी होना चाहिए, 7 से 8 कैंडल का, इन दोनों के बीच में भी 7 से 8 कैंडल का। तो मतलब 15 से 16 कैंडल टोटल लेफ्ट शोल्डर से लेकर राइट शोल्डर के बीच में होनी चाहिए, तभी हम इस चार्ट पैटर्न को वैलिड मानेंगे। अगर 2-3 कैंडल के अंदर ही ऐसे करके पूरा हो गया तो इसको हम हेड एंड शोल्डर नहीं मानेंगे, ये पैटर्न वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिर बड़ा मूव आने की गुंजाइश कम रह जाती है। हमें देखना है कि 60 से इन दोनों के बीच में डिफरेंस, लेफ्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर के बीच में डिफरेंस 7 से 8 कैंडल यहाँ पे हो और 7 to 8 कैंडल्स यहाँ पे हो, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कम से कम नहीं तो 15 से 16 कैंडल्स क्लोज हुई हो। अगर हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो 15 से 16 कैंडल मान लीजिए आप, 3 से 4 हफ्ते, मतलब कहीं करीब करीब 1 महीने के अंदर ये पैटर्न पूरा कंप्लीट होता दिखेगा। अगर हम डेली चार्ट पर एक लंबा व्यू एक लेकर देख रहे हैं, एक लंबी गेम, मतलब कि 10, मतलब हम भी महीने 1.5 महीने का व्यू ले रहे हैं आगे के लिए, तो हम डेली चार्ट पे एनालाइज करेंगे और डेली चार्ट पे अगर हमें ये मिलता है तो हमें पूरी चार्ट फॉर्मेशन में लेफ्ट शोल्डर से लेकर राइट शोल्डर तक कम से कम नहीं तो 15 से 16 कैंडल्स होनी चाहिए। दोस्तों ये पैटर्न हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है। आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हैं, आप इंटरडे में ले रहे हैं ट्रेड, तो आप 5 से 15 मिनट की कैंडल देख सकते हैं, या आप छोटा स्विंग देख रहे हैं तब भी आप 15 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे की कैंडल्स देख सकते हैं। अब बड़ा व्यू ले रहे हैं तो आप इसमें डेली कैंडल देख सकते हैं, उससे भी ज्यादा बड़ा व्यू है, मतलब सालों का व्यू है, लोग वीकली कैंडल भी देखते हैं। मंथली कैंडल में इतने बड़ा फॉर्मेशन होना बड़ा मुश्किल है, तो क्योंकि वो तो फिर साल ही लग जाएगा फॉर्मेशन होने में, 12 महीने में 12 कैंडल्स बनेगी और 12 कैंडल्स में तो मतलब पूरा फॉर्मेशन हो पाएगा 12-15 कैंडल में, तो उसमें ही सारे 1.5 साल लग जाएगा। होंगे कुछ लोग जो इतना बड़ा व्यू भी लेते होंगे, होंगे कुछ इन्वेस्टर जो इतना लंबा इतना बड़ा व्यू भी लेते होंगे, बट मेरा इतना बड़ा व्यू नहीं होता सकता, वो फिर मेरी इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट में कुछ और पैरामीटर्स देख के लेता हूँ। हेड एंड शोल्डर में ट्रेडिंग में यूज करता हूँ तो मैक्सिमम मैं डेली चार्ट पे एनालाइज करता हूँ इसको, बट हम अपने हिसाब से इसे हर टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने सीखा यहाँ पर कि ये हेड एंड शोल्डर की
फॉर्मेशन क्यों बनती है, इसे हेड एंड शोल्डर क्यों कहते हैं, और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है तो इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे कैसे बनना चाहिए, ये किस किस टाइम फ्रेम में चल सकता है, और हमने जाना कि हम एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये सब मोस्टली चीजें बुकिश है, आपको बुक में ही मिल जाएगी। एंट्री एग्जिट मैं ऐसे नहीं करता हूं जैसा मैंने आपको बताया है, ये प्रॉपर तरीका तो यही है जो मैं आपको सिखाया है और हर कोई यही सिखाएगा, बट इतने सालों से ट्रेडिंग कर कर मैंने अपने एंट्री एग्जिट के रूल्स थोड़े से रीडिफाइन किए हैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और मैं आपके साथ थोड़ा छोटा वक्त लेकर वो भी शेयर करना चाहूंगा। एडवाइस नहीं है कि आप मेरा फॉलो करें दोस्तों, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं, मैं खुद एक ट्रेडर हूं। सो एक ट्रेडर जो है वो हर स्ट्रेटेजी में छोटे मोटे ट्वीक करता है, और मैं अगर ट्वीक कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मैंने हेड एंड शोल्डर में भी बताया था मेरी फ्राइडे वाली वीडियो में, मैं यहाँ भी बता देता हूँ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही चीज है। मैं वेट नहीं करता कि ये ब्रेकआउट होगा, मुझे यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर मिल गया, उसके बाद मुझे एक हेड भी मिल गया, अभी चार्ट यहीं तक बना है, और उसके बाद मुझे ये लेफ्ट शोल्डर पे मैंने एक सपोर्ट लाइन खींच दी, ठीक है ना। जब दोबारा यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर की सपोर्ट लाइन के पास आया और अगर यहाँ से घूमने लगा तो मुझे राइट शोल्डर मिल गया। अब यहाँ पर कहीं पे कुछ रेंज बना के अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा तो मैं यहीं पर एंट्री कर लूंगा और अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा इसके नीचे, लेफ्ट शोल्डर या राइट शोल्डर जो भी लो लगाया होगा इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा। मेरा पहला टारगेट तो ये नेकलाइन। अब मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ से नीचे आने लग जाता है, मतलब करीब करीब इस पूरे रन का आधे नीचे आ जाता है, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट होगा मैं बुक कर लूंगा। अगर नीचे नहीं आता है, यही टाइम बिताता है और नेक लाइन को तोड़ के ऊपर निकल जाता है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल दूंगा जहां से ब्रेकआउट आया है। मतलब यहाँ से स्टॉप लॉस पहले मेरा यहाँ था, यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ डाल दिया, और मैं अपना मिनिमम ये टारगेट ऊपर तक प्लान करूंगा, इससे मुझे एक बड़ा टारगेट मिल जाएगा और मुझे मेरी एंट्री बाकी लोगों से पहले हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर धोखा बड़ा होता है दोस्तों, मैंने बहुत धोखे खाए हैं। यहाँ पे कई बार स्टॉक ब्रेकआउट करता है, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर ऊपर निकलता है। ये मार्केट में जो बड़े लोग हैं, हम छोटे ट्रेडर्स को जीने नहीं देते, हमारे स्टॉप लॉस लेके जाते हैं ये ज्यादातर, इन्हें पता है हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगाए हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा आपकी ट्रेडिंग में भी कि आप जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं वहीं से स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर घूम जाता है स्टॉक। इसका मतलब हमारे सिस्टम में जो स्टॉप लॉस है कहीं ना कहीं सब लोगों का स्टॉप लॉस वहीं पे ही है, तो मार्केट वो स्टॉप लॉस लेने आती है, मार्केट उस प्राइस तक ट्रेवल करती ही करती है। तो मैं वो नहीं करता जो सब करते हैं, मैं फॉलो बाजार को ही करता हूँ, बट मैं उसमें अपनी कुछ ना कुछ ट्वीक जरूर करता हूँ ताकि मेरे स्टॉप लॉस छोटे हों और कम हिट होंगे, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे भी ऐसा कई बार होता है कि यहाँ सपोर्ट बनाया और और ब्रेकआउट किया फिर नीचे आ गया, यहाँ इस हेड तक सपोर्ट लेने आ गया, या फिर ये पैटर्न अभी तो पैटर्न बना ही नहीं है, अभी तो पैटर्न बनना तो इसके ब्रेकआउट के बाद बनेगा, तो ये पैटर्न बना ही नहीं है, मैंने जल्दी ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ, छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ, आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव स्मॉल एसएल, क्योंकि मुझे पता है कि बाजार में एसएल तो देना ही देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, तो मैं हमेशा तैयार हूँ अपना स्टॉप लॉस बाजार को देने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये मेरी थोड़ी सी मैंने स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा ट्विक किया है, अपने हिसाब से एंट्री डिसाइड करी है, यहाँ पे अपने हिसाब से स्टॉप लॉस डिसाइड किया, स्टॉप लॉस मोटा मोटा वही है, एंट्री में थोड़ा ट्वीक है, टारगेट थोड़ा बड़ा मिल सकता है मुझे, और लोगों से पहले मेरी एंट्री हो सकती है, बस इसलिए मैंने ऐसा किया है। एडवाइस नहीं है फॉलो करो, मैं चाहूंगा कि आप जिस भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं 5-10 स्टॉक निकालिए, इस पैटर्न को ढूंढिए, इस पैटर्न में पास्ट में जाके देखिए कि अगर आप मेरी तरह ट्रेड करते तो आपको क्या प्रॉफिट मिलता है या नहीं मिलता। आपको लगता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो जो नॉर्मल पैटर्न है यहाँ पर भी आपको अच्छी ट्रेड मिल जाती है, बट अपना स्टॉप लॉस संभल कर लगाइए, और स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है, अगर एसएल हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस लेकर आउट हो जाइए, अपने लॉस को बड़ा मत करिए। स्टॉप लॉस हो गया, दोबारा निकल रहा है स्टॉप लॉस लेके आपका,
दोबारा एंट्री कर लीजिए। एक बार में आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है ना इसके अंदर, और आपका 3 बार भी स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद भी आपको एंट्री मिलके प्रॉफिट मिला, तो आपके सारा लॉस कवर हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। बाकी 3 स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, 1 या 2 मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट होगा, और उससे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो मतलब यहाँ पर ये अभी तैयार नहीं है निकलने को, ये और नीचे आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ वीडियो लंबाई हो गया, मैं सोचा था मैं पिछले वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं तो मैं इसको छोटा रखूंगा लेकिन मुझसे प्रॉपरली सिखाया भी ना, रहा ही नहीं जाता। मैं चाहता हूँ कि यार मैं सिखा रहा हूँ कुछ तो मैं अच्छे से ही सिखाऊं। तो फटाफट से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर वीडियो को रैप अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है एक्सिस बैंक का चार्ट, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो दोस्तों, ये आपको एक पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर बना है, ये एक हेड बना है, और ये एक राइट शोल्डर बना है। आप कहेंगे सर ये वैसा तो नहीं है जैसा आपने बना के दिखाया। दोस्तों, ड्राइंग और चार्ट में फर्क होता है। ड्राइंग में हम सीधी सीधी लाइनें खींचते हैं, चार्ट कभी सीधा सीधा चलता ही नहीं है। चार्ट ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके ही जाता है। बहुत रेयर है कि वो ऐसा जाए, और ऐसा जब वो जाता है तो वो ब्रेकआउट के बाद ही जाता है। तो हमने यहाँ देखा, ये हमारा हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा राइट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड, ये हो गई हमारी नेकलाइन, और नेकलाइन को जैसे ही पार किया आपकी नॉर्मल एंट्री यहाँ पे हो गई, और आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला इसके अंदर। ठीक है, और मेरे हिसाब से एंट्री लेते तो देखिए ये वाली लेफ्ट शोल्डर है, प्राइस यहाँ से हेड बनाया, ऊपर गया, यहाँ पर ये हैमर कैंडल बनाई है, पढ़ाऊंगा कहीं मैं आपको, बहुत अच्छी कैंडल होती है ये हैमर कैंडल, और इसके पार होती मेरी एंट्री यहाँ हो जाती। मैं स्टॉक में एंट्री ली भी है यहाँ पर, सही बताऊं तो मैंने स्टॉक को ट्रेड ट्रेड नहीं इन्वेस्ट किया था एक्सिस बैंक में, तो यहीं पे एंट्री ली थी, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट तो मैंने अभी बेचा ही नहीं है, तो बहुत बड़े टारगेट होते हैं इसके तो। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट देख लेते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डाबर इंडिया का। ये हमारा अगेन लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा हो गया हेड, और ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। यहाँ से जब निकला तो ये बनी नेकलाइन, ये नेकलाइन को यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक बार तो स्टॉप लॉस हिट सा करने आया ही था यहाँ पर ये, बट स्टॉप लॉस प्रैक्टिकली तो इस कैंडल के नीचे बनता है, और बहुत इस कैंडल के नीचे तो नहीं रखेंगे, तो बहुत छोटी कैंडल है, और रखेंगे भी तो क्लोजिंग बेसिस पे रखेंगे कि यहाँ से नीचे अगर क्लोज हो जाती कैंडल तो आप निकल जाते, बट कैंडल नीचे आई, जिसने भागना होगा वो भाग गया होगा डर के। तो उसके बाद ये देखिए कितना शानदार मूव है। और एग्जांपल देख लें कुछ, ये देख लेते हैं। ये मैंने लिख रखा है तो मतलब मैंने इसमें कभी ना कभी तो ट्रेड ली है। अच्छा, 2023 का चार्ट है, तो 100% मैंने इसमें ट्रेड ली है, तभी ये मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है जब ये चार्ट बन रहा होगा तभी मैंने लिखा होगा। इसमें देखिए ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ऊपर गया, नीचे आया, ये हेड हो गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये नेकलाइन होगी कहीं ना कहीं, और यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद सस्टेन नहीं किया, और एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, नीचे आया, अब आपको नेकलाइन ऊपर वाली हो गई आपकी, फिर जब ये निकला तो फिर निकल कर अच्छा प्रॉफिट दे दिया, कहीं भी प्रॉफिट बुक कर लिया हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया। ये एग्जांपल है लार्सन एंड टूर्बो का। अगर यहाँ पे एलएनटी का अगर मैंने लिख रखा है तो दोस्तों मतलब मैंने इसमें ट्रेड ले रखी है। अगेन ये शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे रुका, फिर ये हेड है, यहाँ पर हेड बनाया, ऊपर गया, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लिया, और बूम, ये बहुत प्यारा ब्रेकआउट है, और ये देखिए कितना बढ़िया मूव मिला है। ये कौन सा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। सो ये एक शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, यहाँ यहाँ टाइम पास किया, नीचे आया, ये हेड बनाया, ये राइट शोल्डर बनाया, यहाँ ऊपर तक गया, नीचे आया, यहाँ पे राइट शोल्डर बनाया, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद ऊपर निकल गया। एक दोस्तों लास्ट और देख लेते हैं हम, ये स्टेट एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर है,
ये हेड है और यहाँ पर राइट शोल्डर बना और ये नेक लाइन यहाँ पे आ रही है, ब्रेकआउट किया, ऊपर गया। 1:2 तो मिल ही गया दोस्तों, क्योंकि अगर 1:2 प्रॉफिट रखा होता तो इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होता, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होता, तो इतना मूव तो मिल गया। बट ठीक है, आपने तो बड़ा प्रॉफिट प्रोजेक्ट किया होगा, आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई और कहीं ना कहीं आपको नेट टू नेट निकलना पड़ गया, जैसे मैंने समझाया था। या फिर स्टॉप लॉस लिया होगा तो स्टॉप लॉस ले लिया होगा, नेट टू नेट में निकल के होंगे। लेकिन जब वापस देखिए अपने शोल्डर के पास आया, लेफ्ट शोल्डर के पास आया, ये बना था लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, उसी एरिया में आया, दोबारा निकला, नेकलाइन तक पहुंचा, फिर इस नेकलाइन से नीचे आया और इस बार जो ब्रेकआउट दिया, तो अगर आपने यहाँ पे छोटा लॉस भी, अगर आपने यहाँ पे छोटा लॉस भी लिया होगा, तो ये प्रॉफिट देख लीजिए कितना बड़ा है, भूल जाएंगे उस लॉस को। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आपने सीखा होगा। दोस्तों इस तरह की वीडियोस ना पेन पेपर लेकर बैठ के देखी जाती है, नोट्स बनाए जाते हैं, फिर उनको प्रैक्टिस की जाती है। मैं ऐसे ही सीख सीख कर ट्रेडर बना हूँ, ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके मैंने यूट्यूब से बहुत सीखा है, तभी मैं आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ यहाँ पर। तो अच्छे से सीखिए, पेन पेपर लेकर बैठा कीजिए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आपको कुछ डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट पे मुझे लिखिए, कोई इशू नहीं है। अबाउट अस में जाकर मेरी ईमेल मिल जाएगी, मुझे ईमेल कीजिए। आपको कोई पैटर्न स्पॉट होता है, अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये पैटर्न सही है या नहीं है, मुझे आप ईमेल कीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा और बेस्ट एडवाइस करूंगा जो भी आपको कर सकता। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मेरा अलविदा कहने का समय है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो से सीखने को मिला है, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।